आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आज एक और काली कमाई के कुबेर पर निगरानी का शिकंजा कसा है। भ्रष्टाचार में डूबे इस सरकारी बाबू का नाम है मिथिलेश कुमार, जो कहने को तो सिवान के डीईओ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और काली कमाई से सिवान और पटना में अकूत संपत्ति बना रखी है। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर निगरानी ने मिथिलेश कुमार के कार्यालय समेत दोनों ठिकानों पर सुबह में दबिश दी। निगरानी की दो टीम की इस कार्रवाई में सिवान और पटना स्थित उनके दोनों ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई, जिसमें अब तक 14 लाख रुपए मिल चुके हैं, जबकि लाखों के जेवर और कीमती जमीन के दस्तावेज मिले हैं। निगरानी की टीम ने इस कार्रवाई के दौरान सिवान में भ्रष्ट डीईओ मिथिलेश कुमार से लंबी पूछताछ की और आय से के स्रोतों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, जबकि पटना के बोरिंग रोड स्थित अपार्टमेंट देवदत्त मेंशन में भी इस छापेमारी में भारी कैश और जेवर बरामद किए गए हैं। निगरानी की टीम को कई पासबुक लॉकर के पेपर हाथ लगे हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। और आपको बताएं कि आज से 1,88,00,000 रुपए अधिक संपत्ति मामला सामने आने के बाद निगरानी की टीम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। तक उनके और उनकी पत्नी के नाम के बैंक अकाउंट्स मिले हैं। कितने बैंक अकाउंट्स मिले? उनकी पत्नी के नाम से एक्सिस बैंक में बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है 2, और इनके एसबीआई का अकाउंट मिला है अब तक, और लॉकर की जानकारी मिली है 2 लॉकर की। नहीं, कंफर्म नहीं, अभी लॉकर का नंबर नहीं पता चला है, बैंक से पता किया जा रहा है। और जो दस्तावेज वगैरह मिले हैं, जमीन के डीड भी मिले हैं, जमीन के डीड भी मिले हैं, फ्लैट का मिला है, तो उसको स्क्रूटनी किया जा रहा है सारे कागजात का अभी। अब जब सारे कागजात और तलाशी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो एक इंटीग्रेटेड फिगर निकल के आएगा। पटना में इस अपार्टमेंट के फ्लैट के अलावा और कहाँ चल रहा है? इनका एक आनंदपुरी में पैतृक आवास है, वहाँ भी एक टीम कार्रवाई कर रही है। और सिवान कार्यालय, सिवान में कार्यालय और इनके आवास। तो सिवान के भ्रष्ट डीईओ का मामला सामने आया है। मिथिलेश कुमार के पास अकूत संपत्ति बरामद की गई है। छापेमारी में नोएडा में 4 फ्लैट मिले हैं, औरंगाबाद में 5 प्लॉट के पेपर मिले हैं, पटना में भी 1 फ्लैट और 2 प्लॉट अब तक मिल चुके हैं, और 7 बैंक खाते जिसकी जानकारी मिल चुकी है। तो निगरानी की टीम की छापेमारी अभी भी जारी है। काली कमाई का कुबेर सामने आ चुका है और इस पूरे मामले में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, और जो अब तक बरामद हुआ है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो कंप्लीट फिगर है ये बाद में बताया जाएगा, अभी जो मिला है वो सामने है। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमारी हुई है, और जो सामान अब तक मिला है, जो दस्तावेज मिले हैं, तो क्या और कितने समय तक और छापेमारी चलेगी और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? अधिकारी भी बता रहे हैं। अब सोचिए, नोएडा में ही इनके 4 फ्लैट मिले हैं, औरंगाबाद में भी 5 प्लॉट मिला, पटना में भी 2 प्लॉट मिला है, 1 फ्लैट की भी जानकारी मिली है, और अब तक लॉकर नहीं खुला है, जिसमें निगरानी के अधिकारी बता रहे हैं कि लॉकर खुलेगा तो इनकी अवैध संपत्ति जो है और भी बढ़ेगी। प्राइमा फेसी 87 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति का यह मामला था, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास से पहुंच रहा है। तो ऐसे में जब पूरी छापेमारी खत्म होगी और विश्लेषण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आय से अधिक संपत्ति का ये बड़ा मामला है, और ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं बड़े धन कुबेर निकले हैं, ऐसा निगरानी के अधिकारी भी मान रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो काली कमाई का कुबेर मिथिलेश कुमार अब रडार पर है, और उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, आय से अधिक संपत्ति का जो भी कागज है, वो सारी चीजें देखी जा रही हैं। और पूर्णिया से भी बड़ी खबर है। पुलिस ने 3 ऐसे साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिनकी आका पाकिस्तान में बैठे हैं और नेपाल के रास्ते बैंक खाते के माध्यम से लेन देन कर रहा था। गिरफ्तार तीनों अपराधी अररिया का रहने वाला है, जिसका नाम है शाहनवाज, साकिब और सुशील कुमार। ये तीनों अपराधी पिछले 1 साल से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 96,000 रुपए कैश
और 6 मोबाइल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पाकिस्तान में बैठे इस गिरोह के हैंडलर ने इन तीनों की मदद से नेपाल में कुछ लोगों का खाता खुलवाया था, जहां पाकिस्तान से पैसे आते थे। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान के खाते में 50 लाख रुपए भेजने की बात भी सामने आई। हालांकि अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अब इस गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि कहीं इन लोगों का सीधा पाकिस्तान आना जाना तो नहीं था, या फिर पैसे के लेन देन के पीछे क्या मकसद था। हम लोग को फंसाया गया है। हाँ? बताओ कि इंटरनेशनल कनेक्शन कैसे हुआ तुम्हारा? कोई कनेक्शन नहीं है सर। तो फिर कैसे पाकिस्तान कैसे भेजता था? पाकिस्तान नहीं, इंडिया भेजते थे सर। पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है हम लोग। तो ये 50 लाख रुपया कैसे भेज दिया? नहीं सर, इंडिया भेजे हम लोग, नेपाल से इंडिया गया। तो अभी सारा प्रमाण मिला है? नहीं सर, पाकिस्तान का कोई प्रमाण नहीं। नहीं सर, पाकिस्तान का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये साइबर क्राइम कैसे करते थे? सर पाकिस्तान का कोई प्रमाण नहीं। साइबर क्राइम करते थे ना आप लोग? साइबर क्राइम हम लोग सर इंडिया का नहीं करते थे, नेपाल का कहीं भी। साइबर फ्रॉड इस तरह से था कि ये जो 3 आदमी पकड़ाए हैं अभी अररिया के, शहनवाज, साकिम और सुशील, ये तीनों पहले मटर का काम करते थे नेपाल से। उसके बाद पिछले 1 साल से ये मटर का काम छोड़ करके साइबर फ्रॉड में शामिल हो गए। और मजे की बात यह है कि इनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठता है। वो वहां से पाकिस्तान से उसने अकाउंट प्रोवाइड कराया इनको। ये नेपाल जाकर के इन्होंने नेपाली व्यक्तियों से अकाउंट खुलवाया। पाकिस्तान के माध्यम से उस नेपाली अकाउंट में पैसा आता था। उसके बाद वो नेपाली अकाउंट से पैसा ये एजेंट का काम करते थे अपने हैंडलर के लिए, और वो निकाल करके लाते थे इंडिया से ये पैसा निकल करके फिर विभिन्न अकाउंट में जाता था, जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर्पस क्या था इस पूरे सिंडिकेट का, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पूर्णिया पुलिस ने आज 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसका कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान से बताया जाता है। पूर्णिया के एसपी आमिर जावेद ने कहा कि इन तीनों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इन लोगों ने नेपाल में खाता खोला था और उस खाता में साइबर क्राइम का रुपया जमा होता था, और वहां से अब तक 50 लाख रुपया पाकिस्तान के एक अकाउंट में भेजे जाने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस इनके अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। कहीं इसका कोई टेरर कनेक्शन नहीं है, या इसका पाकिस्तान से आना जाना तो नहीं था, इसका किस किस से संबंध था, ये सारे बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इनके पास से 96,000 रुपये और 6 मोबाइल के अलावा कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस इनके सभी मामलों की जांच कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। चलिए, इस रिपोर्ट करने से लेकर अब तक के बीच में कुमार प्रवीण हमें जरा बताइए और क्या फाइंडिंग्स है, क्या पुलिस को अब तक मिला है? जी, ये 3 अपराधी पकड़ाए हैं और तीनों अररिया जिला के रहने वाले हैं। एसपी आमिर जावेद ने जो बताया है कि इन तीनों का कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान से था, और इन लोगों ने नेपाल में अकाउंट खुलवाया था और वहां से ये कभी भारत रुपया भेजता था। तो 50 लाख रुपया पाकिस्तान के एक अकाउंट में भेजा है, ये भी अब तक पुलिस को जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस अभी आगे कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसका जो टेरर कनेक्शन है उसका क्या स्थिति है, या कभी वो पाकिस्तान गया है या नहीं, या इसके आका कौन कौन है, इनका गिरोह में कौन कौन है, ये सारी बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी जांच के दायरे में है पूरा मामला। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और सिवान से बड़ी खबर है। सिवान में बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने लोगों को रौंदा है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कई अन्य लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। रेलवे ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। तो ट्रक ने कुचला है। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। कई अन्य लोग घायल हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये जो हादसा है वो रेलवे ओवरब्रिज के पास का है। फिलहाल यहाँ भीड़ लगी है, जो तस्वीरें आई हैं, और जो अन्य लोग जख्मी हुए हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। तो फिलहाल ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग इस ट्रक की चपेट में आए जो बेकाबू ट्रक थी, और तीनों की मौत हो गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार पर दिए डीएनए वाले बयान पर बवाल थमने के बजाय बढ़ता जा रहा। शुक्रवार को बीजेपी ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया। सवाल नीतीश, तेजस्वी और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि ये नेता बिहार के अपमान पर क्यों चुप हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के बयान पर क्यों बवाल मचा है, रिपोर्ट देखिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेवंत रेड्डी हाय हाय
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। पटना सहित पूरे बिहार में बीजेपी के नेताओं ने बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी पर एक सुर में हमला बोलते हुए राहुल गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और ऐसे बयान को लवकुश समाज की बेइज्जती करार दिया। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने जिस तरह का बयान दिया उससे स्पष्ट झलकता है उनकी मानसिकता। और मैं नीतीश बाबू से जानना भी चाहता हूं कि कुर्मी समाज और लवकुश समाज को जिस तरह गाली देने का काम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? पूरे विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस मौन बैठी, और मैं तो नीतीश कुमार से पूछूंगा, पूरे देश में इंडी अलायंस बना के घूम रहे हैं, क्या इंडी अलायंस का यही विचारधारा है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना? रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी इस पे माफी मांगे, बिना किसी शर्त के रेवंत रेड्डी माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और इस तरह के इंसान जिसको बिहार की अस्मिता के बारे में जो ऐसा सोचता है उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान से बीजेपी बेहद खफा है। विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक कोई बयान वो खुद देख या सुन न ले तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जबकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के लोगों की बुद्धि और क्षमता को लेकर रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी का जो बयान आपने देखा है कि बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुना नहीं है बयान। उन्होंने कहा है कि डीएनए उनका बेहतर होता है दक्षिण भारत के लोगों का। जब तक कोई बात हम अच्छे से अपने आंखों से ना देखें तब तक इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करना। उन्होंने कहा उसका पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को यहीं पढ़ा पाते, उनको यहीं रोजगार मिलता, तो कोई रेवंत रेड्डी की कहां हिम्मत पड़ती कि वो आकर यहाँ कुछ कर पाए। और जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों पर नजर रख रही है। कोई भी बयान हो उस पर सीधा हमला करने से पार्टी के नेता नहीं बचते। ऐसे में तेलंगाना के सीएम के डीएनए वाले बयान पर राहुल गांधी के साथ ही महागठबंधन नेताओं के विरोध नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। मामला प्रदेश के अपमान से जुड़ा है, लिहाजा राजनीति भी अनलिमिटेड जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDIA गठबंधन की बैठक में तो जाएंगे ही, झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने और कैंपेन करने के लिए पूरे देश से प्रस्ताव आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली की तैयारी में हैं, और अगर हैं तो नीतीश की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है? जी इंडिया के बैठक में जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे। नीतीश कुमार जी के लिए जगह जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि वहां से वो चुनाव भी लड़ें और कैंपेन भी करें। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे की तैयारी में हैं? ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तब से तैरना शुरू हुआ है जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और नतीजों के बाद से जेडीयू नेताओं की सक्रियता यकायक काफी बढ़ गई। जेडीयू के नेता इंडी अलायंस का जिक्र करते हुए बात बात में नीतीश कुमार का बखान करने लगे। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इंडी अलायंस की बैठक में जाने पर सहमति जता ही दी थी। नीतीश के खास और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी साफ कर दिया है कि जिस भी तारीख को गठबंधन की बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार जरूर जाएंगे। आगे जो भी डेट होगा उसमें मुख्यमंत्री जी इंडिया के बैठक में जाएंगे, क्योंकि इंडिया बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आर्किटेक्ट रहा है इंडिया बनाने के, और बनाने के रहे हैं तो उनका कंसर्न हमेशा वो रेज करते रहे। बात सिर्फ इंडी अलायंस की बैठक में जाने तक सीमित नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। हमारे नेता जहां जहां बुलाहट होगी जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे।
वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये कह दिया कि नीतीश कुमार को यूपी सहित देश के कई राज्यों से चुनाव लड़ने और कैंपेन करने का प्रस्ताव आ रहा है और नीतीश कुमार का दौरा भी तय हो चुका है। पूरे देश में नीतीश कुमार जी के लिए जगह जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि वहां से वो चुनाव भी लड़े और कैंपेन भी करें। चुनाव लड़ने का निर्णय अभी नीतीश कुमार जी का लोकसभा के लिए तय नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी दौरे उनके तय हो गए हैं। रामगढ़ झारखंड से उसकी शुरुआत करेंगे। जेडीयू के नेता जिस ढंग से नीतीश कुमार के कार्यक्रम और अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से तो ये सवाल बनता ही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे की तैयारी में हैं? और अगर हाँ, तो नीतीश की दिल्ली की तैयारी में कितना दम है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। परीक्षा के स्थगित होने को लेकर डीएवी डुमरा परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर बवाल मचाया। कुल 439 परीक्षार्थी बिना परीक्षा दिए वापस अपने घर लौट गए। अभ्यर्थियों के हंगामे की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। परीक्षार्थियों को उन्होंने समझाया भी और बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कई परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश से सीतामढ़ी पहुंचे थे। एग्जाम देने आए थे, लेकिन 3 साढ़े 3 के करीब में बताया गया, जो कि टाइम 2:30 बजे से था एग्जाम शुरू होने का, लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि आपका एग्जाम नहीं होगा और इसके बारे में लिखित भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। कुछ लिखित भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अपरिहार्य कारण बताया गया है। ये बता दिया गया कि अभी क्यों मतलब रद्द हुआ, मतलब एग्जाम, उसका कोई सर सोर्स पता नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अपरिहार्य करने से बिना, और इसी जिला में दूसरे सेंटर पे एग्जाम हो रहे हैं। तो अतुल प्रसाद जी से हम ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। यहाँ पे एनएसडीएवी सेंटर थे, जो पर्याप्त संख्या में जो प्रश्न पत्र था वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण आज इनका एग्जाम जो है कैंसिल किया गया है। आयोग से सूचना प्राप्त होते ही फिर फर्दर कब एग्जाम होगा इनको सूचना दी जाएगी। और खबर है मुंगेर से, जहां हिरासत में बंद युवक ने आत्महत्या कर ली। उत्पाद थाने के शौचालय में युवक ने आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद हाजत को सील कर दिया गया है। युवक शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को उत्पाद थाने में बंद किया था। वहीं परिजनों ने उत्पाद विभाग पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मुंगेर से बीजेपी विधायक ने भी उत्पाद थाने में हुई मौत के मामले को संदिग्ध बताया। विधायक ने कहा कि मौत का सच सामने आना चाहिए। पता चला हमको भाई 6:30 बजे कि यही बिट्टू लड़का के द्वारा कि मेरा भाई मर गया। हम सब एक कर्मचारी है, एक जगह रहते हैं, तो हम तुरंत उत्पाद विभाग गए। वहाँ आदमी के द्वारा बोला कि रात में अंदर में बहुत हल्ला हो रहा था। हम लोग का डिमांड है कि वो पहले जांच होगी, उसके बाद ही हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए देंगे। अच्छा, एक बात आ रही आपको, वहाँ कोई कैमरा नहीं लगी हुई है। कोई कैमरा नहीं लगा। पुलिस अभिरक्षा में आया है हाजत, और 10:40 में परिवार के लोगों को फोन किया है। उस हाजत में 6 लोग था। स्पष्ट है कि 6 लोग के सामने कोई आत्महत्या नहीं कर सकता है। अगर आत्महत्या करेगा तो 6 लोग उसको बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो वो चिल्लाएगा। उत्पाद विभाग के थानाध्यक्ष के द्वारा सूचित किया गया कि अमन कुमार ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल को सील करके एफएसएल को बुलाया गया है। बॉडी का इंक्वेस्ट बना लिया गया है एसडीओ साहब के द्वारा। जुडिशियल ऑफिसर के लिए पत्राचार किया जा चुका है। इधर बगहा में प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी मच गई है। पुलिस ने घर से दोनों का लटकता हुआ शव बरामद किया। प्रेमिका के घर दोनों का शव लटका हुआ था। प्रेमी प्रेमिका के घर मिलने गया था और रामनगर के पकड़ी गांव में पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि दोनों की मौत के बाद इस शव को लटका दिया गया होगा। प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे दुआर पर कम जे कहाँ बा मुनवा हो तो कहता तो जे कहाँ मुनवा बा घर में घुसल बा उधर बंद कर ले बालो के हमारी कम तनी खोलवाई गु तनी काहे घुसले बालो हमनी ओरा पाती करी तो कहती आउ ललितवा के मेरा कहता सोना के जा बिहाने आइयो बिहाने आइयो बाबू का के बारिया खोलले रहता तो दुश्मन ऐसे बोला के ले जाकर ढुका के जानवा बाहर दे बाहर तो हमारा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।